आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। 11 अगस्त 2024 को आईना द्वारा हरकिशन सुरजीत भवन नई दिल्ली में नागवंशी की अस्मिता पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईना की शोध शाखा के सचिव संजीव कुमार कहते हैं, 17 मार्च 2024 के 2 साल पहले से विगत 2 साल पहले काफी एक्सरसाइज चल रहा था। वो बंद कमरा भी होता था, खुला कमरा भी होता था। दिल्ली भी थी, हरियाणा भी था, बिहार भी था, उत्तर प्रदेश भी था, हिमाचल प्रदेश भी था, उत्तराखंड भी था, झारखंड भी था। कई राज्यों के हमारे पथ प्रदर्शक भी थे, हमारे वरिष्ठ साथी थे, तमाम संगठनों में जिन्होंने अपनी जिंदगी 35 साल खत्म कर दिए, 40 साल खत्म कर दिए। वैसे साथी मिले और वो कहाँ बूढ़े हो चले हैं और मैं कहाँ अभी तो जवान हुआ हूं। तो मैं माथा में ऐसे सोचता था, कहाँ मैं बूढ़ों के बीच में फंस गया, कहाँ मुझे दोस्ती। मैं इसीलिए तो एकेडमिक्स छोड़ के भागा था कि दिमाग लगाना मेरे बस का बात नहीं है। अब ये कहाँ बूढ़े आदमी मुझे घसीट के लिए आए, बोले नहीं तुम बैठो इधर, और जबरदस्ती वो इमोशनल कर करके मुझे अलग अलग राज्यों में घुमाते थे। 35 साल जिन्होंने संगठन में दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी, तन मन धन सब कुछ दे दिया, जब उनको देखते हैं और वो पूछते हैं कि हासिल क्या हुआ इस देश को, हमारे बहुजन समाज जिसको कहते हैं, जिसको आप मूल निवासी समाज कहते हैं, और आज हम जिसको नागवंशी समाज बनाने की ओर चले हैं, उस 40 साल का हासिल क्या है? और हासिल नहीं है तो उस 40 सालों का जो लेखा जोखा है, बहुजन आंदोलन का इतिहास। हमारे कई साथी यहाँ बैठे होंगे, कल पीएचडी करेंगे आप हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, तो आपके लिए टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद बहुजन आंदोलन का इतिहास। आपको टॉपिक मिलेगा। तो बड़ा दुख सा लगा कि अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र में जिसको छोड़ा, उसको मैं पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा परहेज करता हूं। वो पार्टी भी ब्राह्मणों के मतलब शास्त्र वालों के हाथ में चला गया। उसके अलावा जितने भारत के अलग अलग कोनों में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आंदोलन करने वाले संगठन जो अपने आप को संस्था बताने लगे, वो भी 11 भागों में बट गए। वहां तक भी ठीक था, शास्त्र वालों के इतने संगठन इतने चलते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं, बट हमारों ने 11 कर लिया तो क्या प्रॉब्लम था? बट प्रॉब्लम तब होता है कि जब अभी बोल रहे थे रतन जी, उधर हमारी जो कलीग हैं रितु मैडम, वो भी बोल रही थी, सारे सभी साथियों ने एक चीज में कहा कि हम स्कॉलरशिप किसी को दे पाए, ऑक्सफोर्ड जन्मा पाए। सवाल यह है कि उस 40 साल, 50 साल, 35 साल तक हम बहुजन, मूल निवासी, 85, जो भी कहना है आप कहिए, हम एक स्कूल तक नहीं दे पाए, एक मॉडल स्कूल हम अपने बच्चों के लिए नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, हम एक मॉडल स्कूल नहीं दे पाए। जो शास्त्र पर आधारित वर्ग है, जिसको आप ब्राह्मणवादी कहते हैं, मैं उसको शास्त्रवादी कहता हूं। चूंकि मैं संविधान को मानता हूं और एक समाज को दूसरे समाज से तोड़ने वाले जो शब्द हैं, मैं उनसे थोड़ा परहेज करता हूं, इसलिए मैं शास्त्रवादी कहता हूं। शास्त्रवादियों के बच्चों के लिए आप हरियाणा चल जाओ, पंजाब चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, बिहार चल जाओ, गुजरात चल जाओ, जहां जाना है आप चले जाओ। उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके सिस्टम के लिए स्कूल है। स्कूल ही पहले खोला होगा, बाद में कॉलेज, फिर बाद में यूनिवर्सिटी। तो हमारे जितने भी संगठन हैं, लंबी लंबी बात करने के लिए रतन साहब ने सही बोला कि चिल्लाने के लिए हमने फौज तैयार कर दी, लेकिन दिमाग लगाने वाले फौज के लिए हमने एक स्कूल तक नहीं खोला। आखिर वो पैसा गया कहां? अकाउंटेबिलिटी तो एक सोशल ऑडिट होता है। उधर फाइनेंस वाले जानते हैं कि ऑडिट कई तरह के होते हैं, बट हम लोग तो भाई समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान का तो मैं विद्यार्थी हूं।
तो हमारे इधर जो परिभाषा है वो सोशल ऑडिट का है। तमाम जो संगठन बहुजन मूल निवासी के प्रतिबद्धता के लिए सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, बंद कमरे वाले मीडिया में, रोड वाले मीडिया में चिल्लाते हैं, क्या वो अपनी सोशल ऑडिट के लिए तैयार है? या कभी इस समाज को, इस बहुजन समाज को सोशल ऑडिट करके दिया कि पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर जो होता है, उस पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हम आपको सोशल ऑडिट के रूप में हम आपको हिसाब देते हैं। अगर आप बुद्ध की फिलॉसफी को चलते हो, भाई बुद्ध ने क्या है, सत्य क्या है उनके लिए, नैतिकता क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज मोरालिटी। If there is no transparency, I don't think there is any morality or there is any truth behind that. आप सोशल ऑडिट नहीं करेंगे, आप लोकतंत्र की बात करोगे, आप पारदर्शिता की बात करोगे, तमाम बात करोगे, तो मसला आया साथियों कि हम कितना लड़ेंगे अपनों से। हम नहीं लड़ेंगे अपनों से। तो अपने पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि घर बैठ जाए, हमें गैरों ने लूटा, अपनों में कहां दम था, किसकी शिकायत हम कहां करेंगे, तो या तो हम घर पे बैठ जाए। लेकिन घर बैठना था तो फिर 35 साल उस विचार, उस सोच के साथ, उस सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी, क्या उस पहले प्यार को हम भुला सकेंगे? ये एक साइकोलॉजी भी है कि पहला प्यार कोई नहीं भुला सकता। हमारा संगठनात्मक पहला प्यार एक पर्टिकुलर संगठन संस्था से होता है। हम अपने समय ऊर्जा उसमें लगाते हैं। एक उम्र पे आके एहसास होता है कि वो बेवफा थी। ये थोड़ा सा पुरुषवादी शब्द है, बट मैंने कहा कि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं तो समाज और संगठन में आज चलने वाला हूं, तो मेरी भाषा भी आम आदमी की है। वो दर्द हुआ कि हम 35 साल सब कुछ गंवा के हम शांत नहीं बैठते, तो बहुत सारे लोग बैठ गए। तो वही वरिष्ठ साथियों ने 100 की संख्या थी, मुझे लगता है 118 संख्या थी। भारत के अलग अलग कोने से हुआ कि नहीं, हम अपनी जवानी अगर खत्म कर दिए तो बुढ़ापा भी खत्म कर देंगे, पर शर्त यह है कि वो जो अपनी बुढ़ापा खत्म कर, जवानी खत्म किया, संगठन के लिए बुढ़ापा खत्म कर रहा है, उसके साथ कुछ नई पीढ़ी जुड़ जाए तो यह एक कारण फिर बन सकता है। तो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का समागम होना अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि थेसिस और एंटीथेसिस होता है, सिंथेसिस बहुत कम हो पाता है। लेकिन आईना में यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन दोनों का सिंथेसिस हुआ, और जहां सिंथेसिस होती है वहां पर परिवर्तन या कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा एनर्जी होता है, ऐसा मेरा मानना है। वो उसी सिंथेसिस के तहत में हुआ कि हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्रांति की जो हजारों साल से चली आ रही परंपरा है उसको हम जिंदा रखेंगे, और उस जिंदा रखने के तहत अखिल भारतीय नाग एसोसिएशन एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में खड़ा हुआ। अब एक नए सिरे से सोचना था। मूल निवासी हम हैं, हमारे रितु जी भी बोल रहे थे, तमाम साथी के शब्दों से आ रहा था मूल निवासी। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई बायोलॉजिकली, जीव विज्ञान के, क्या जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजिकली, अगर बायोलॉजिकली हम कहते हैं कि वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो कोई भी मूल होगा तो क्या उसका जड़ नहीं होगा? क्या कोई मूल बिना जड़ का हो सकता है क्या? अगर मूल अपने जड़ के बिना है तो इसका मतलब है या तो उसको अपना जड़ नहीं पता है और वो मूल होने का क्लेम कर रहा है, क्योंकि मूल एक इमोशनल शब्द है, और इमोशनल शब्द का बाबा इंडस्ट्री तो आप जानते ही हो कि बाबा इंडस्ट्री कैसे विगत दिनों, विगत सालों में, 15-20 सालों में बाबा इंडस्ट्री सिर्फ इमोशन के आधार पर फैला। तो कोई अगर मूल कहता है कि हम मूल निवासी हैं, तो मेरा क्वेश्चन हुआ कि फिर उसका जड़ कहां है? ये हम आपके साथ सामने कोई इंटेलेक्चुअल बातों को नहीं रख रहे, ये एक आम समाज का सदस्य होने के कारण, चूंकि संगठन को खड़ा करना है, तो ये जिम्मेवारी थी
कि जब आपसे पूछेगा कि भाई मूल निवासी में क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे दिमाग ने कहा कि अगर मूल निवासी कुछ है तो आपका जड़ भी तो कहीं होगा। हम इंडिजीनियस है तो हमारी शुरुआत कहां से है? व्हाट इज द प्रूफ विथ यू? आप अखिल भारतीय संगठन और अखिल भारतीय देश, अखिल भारतीय समाज को जगाने चले हो, तो आप विदाउट प्रूफ रिटॉरिक्स के साथ आप नहीं जा सकते। रिटॉरिक्स के साथ आप चलेंगे तो वह क्षणभंगुर है, वह मौसमी कुकुरमुत्ता हो सकता है और रिटॉरिक्स को एक दिन टूटना पड़ेगा। तो जब ये निकला तो वही तमाम साथी बैठे थे, उनमें से कुछ साथियों ने जिम्मेदारी लिया और फिर नाग शब्द की खोज हुई कि अगर हम मूल निवासी हैं तो मूल निवासी के लिए हमको अलग से अवधारणा बनानी पड़ेगी, उसके अलग से उदाहरण, अलग से इतिहास लिखना पड़ेगा। लेकिन हम मूल निवासी हैं और हमारा जड़ नाग है और नाग वंश एक सांप, एक विकृत रूपों में है। सांप से कहीं कोई संबंध नहीं है, ये तो शास्त्र विद्वानों ने इसको बना दिया उस नाग को, जो नाग श्रेष्ठ था, वह नाग जिसकी प्रामाणिकता, वह नाग जिसकी ऐतिहासिकता अभी हमारे साथियों ने बड़े विद्वता के साथ खोलकर संदर्भों के साथ आपके बीच रखा। तो वहां पर आया कि हम इस मूल निवासी को नाग से अगर लेकर चलते हैं तो फाउंडेशन से हम इसको सीख सकते हैं। और इसमें जो हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी यूनिवर्सिटीज में है, उनका कंट्रीब्यूशन इसमें अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल कई आलेख उन्होंने इन चीजों पे किया होगा। और जब से दलित साहित्य का उभार हुआ है तो लाजमी सी बात है कि पब्लिक डिस्कोर्स में इन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च होना बढ़ा है। तो अगर पूरे भारत में अलग अलग विश्वविद्यालयों में इन प्राचीन इतिहास पे जो छात्र काम करने वाले हैं, अगर उनके शोध पर थोड़ा एक नजर डाली जाए, सर्वे किया जाए, तो हो सकता है कि वहां से डाटाबेस तैयार हो सके, जो वह डाटाबेस इस बात को साबित करेगा कि हमारे इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी ऑब्लिक मूल निवासी ऑब्लिक बहुजन ऑब्लिक हरिजन ऑब्लिक डिप्रेस्ड क्लास ऑब्लिक अछूत ऑब्लिक अनारी ऑब्लिक दास ऑब्लिक द्रविड़ियन, इन तमामों का एक डाटाबेस तैयार करते हुए हम उसके जड़ तक पहुंच सकते हैं, हम चल जाएंगे। लेकिन जब हमारे इतिहासकार प्रोफेसर्स इस बात पर रिसर्च करके जब यहां आ रहे हैं, तो प्रोफेसर्स की खासियत है वो फ्री में कुछ नहीं करते। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने रिसर्च किया है तो फ्री में किए। वो जो लिख के लाए अब वो अपने क्लास में पढ़ाएंगे, वो मेहनत किए हैं तो मेहनत का वो फायदा वो उठाएंगे अपने क्लास में। उनको एक नया डिस्कोर्स मिल गया, उनको एक नई सोच मिल गई। तो आईना एक संगठन के रूप में, संस्था के रूप में, ये दोहरी जिम्मेवारी थी कि हम उनके साथ मिलें, उनकी बातों को निकालें, और साथ ही साथ जब उनको भी इस क्रम में कुछ नई चीजें मिलेगी तो वो जब अपने क्लास में पढ़ाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो संदर्भ कम से कम देंगे जो हम देने में सफल नहीं। तो यह टू वे प्रोसेस होगा, और जहां भी लेना और देना टू वे प्रोसेस होता है वहां संबंध बड़ा अच्छा होता है। और जहां टू वे प्रोसेस होता है वो लोकतांत्रिक होता है, जहां वन वे प्रोसेस होता है वो तानाशाही होता है। तो पहले के संगठनों के कमियों को देखते हुए तानाशाह वन वे, ऊपर दिल्ली से ऑर्डर आ गया हमको ये करना है, क्यों करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं। बट इधर टू वे का प्रोसेस होता है, तो टू वे के प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो हम एक बुद्ध के बताए हुए रास्ते, आप उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी में लीजिए, सोशियोलॉजी में लीजिए, लिटरेचर में लीजिए, जहां लेना है लीजिए, वो हर जगह वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि हम आईना के तहत टू वे रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। और जब टू वे रिश्ता होता है तो वहीं पर वह लोकतंत्र की शुरुआत होती है। जहां टू वे प्रोसेस होता है वहीं पर अगर शुरुआत से ही दो रास्ते या टू वे प्रोसेस हो तो वहीं से विश्वास बढ़ना शुरू होता है। बीच में दुविधाएं आएंगी किंतु परंतु होगा, लेकिन जब वाद और संवाद का सिलसिला चलेगा तो वो हकीकत, यथार्थ और सच्चाई पर चलेगा, तो कोई शक और गुंजाइश नहीं रह जाती। और शक और गुंजाइश नहीं रहेगी तो कोई आए कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। जो कारवां चला है वो खोज शुरू हुई है, आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग शारीरिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूपों से, फाइनेंशियल रूपों से,
आपके मानव संसाधन के रूपों से मिलता रहेगा, यह घर चलता रहेगा, कहां रुक जाएगी। लेकिन निश्चित रूपों में समाज के लिए एक अलग सोच, सांस्कृतिक विकल्प के रूप में वो जो देने की प्रक्रिया है उस रूप में काम चलता रहेगा। मैं तमाम साथियों को सुनने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, और वो चाहे वो हमारे शब्द शुरुआती में हमारे पास चाहे वो अजीत सर थे, चाहे रितु मैडम थी, चाहे रूपचंद साहब थे, चाहे रतन साहब थे, भास्कर साहब अंत में आके कुछ चीजों को रखे, सभी साथियों ने बातों को बहुत बड़ी बखूबी और यथार्थवादी रूपों में रखा। लेकिन मुझे लगा कि जितने साथियों ने बातों को रखा वो सभी पूछ रहे हैं ये होगा कैसे। रितु मैडम ने समस्याएं गिनाई, इतनी समस्याएं हैं। सर ने भी समस्या गिनाए, अजीत साहब ने भी समस्या गिनाए। तो समस्या तो यार हर कोई गिनाने के लिए है, समस्याएं तो है, तभी तो हम यहां बैठे हैं। अगर समस्याएं नहीं होती तो हम यहां क्यों बैठे होते। मसला है कि समस्याएं एक तरफ और दूसरे तरफ है विकल्प का तलाश। सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। हमको उपाय चाहिए, हमको विकल्प चाहिए। माना कि तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं के बावजूद जो क्वेश्चन उठता है कि साहब इसका विकल्प क्या है। आईना जब अपने नेसेंट स्टेज में था तो यह भी बात उठा, हमारे ऑपरेशनल विंग के सर जे नाम सर यहां हैं, बात उठ रही थी कि हम निराकरण की ओर चलेंगे, समस्या गिनने के लिए नहीं चलेंगे। महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उसका उपाय बताओ मुझे क्या करना है। Tell me the way out। हम शास्त्र वालों से पूजा पाठ कराते हैं, संस्कार कराते हैं, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गाली भी उसी को देते हैं और उसके आचरण को भी अपनाते हैं। इसको हम उधर अपने बिहार के हैं, छोटे मोटे शहर के, उधर कहते हैं ये दोगलापन है। आप लोग पता नहीं पढ़े लिखे शहर के लोग क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, बट मेरे शब्द आपको बता रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उसको कहना कुछ करना कुछ, गाली भी दे रहे हैं, उसको घर से घर में पूजा भी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? तो उपाय दीजिए, मुझे विकल्प दीजिए। तो जे नाम साहब से भी जब बात चल रही थी और भी साथी बैठे थे तो ये होता था कि हम विकल्प लेके आएंगे कि हमारे बच्चे अगर होंगे, उसका जन्मकरण होगा तो जन्म के समय में उसका नामकरण करना है, तो नामकरण कैसे करेंगे। तो एक हमारे पास में शास्त्र विद्या है और एक है हमारे शास्त्र विद्या के विरोध में समता आधारित जो विचारधारा है, उसमें उसको हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का नामकरण, घर का प्रवेश, माता पिता की मृत्यु, नौकरी में जाना, घर का बनाना, शादी विवाह कराना, ये मानव के इमोशनल विंग का एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे इमोशन, हमारे मनोविज्ञान का वो प्रतिबिंब है, और हमारे इमोशंस के प्रतिबिंब के लिए जिन आवश्यकताओं को चाहिए वो आवश्यकताएं पूरा करना पड़ेगा। अगर हम उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करें तो उस घर में बगावत हो जाएगी, उस समाज में बगावत हो जाए। हम कह दें कि नहीं, हम हिंदू धर्म विधि से शादी ब्याह नहीं कराएंगे, मत कराओ, लेकिन घर में अगर फटाका ना छूटे, घर में 50 तरह के लोग आएंगे, उनका स्वागत, सत्कार, भाव, आदर अगर आपने नहीं किया तो लड़की वाला और लड़का वाला और साथ में जो बाराती आए आपके यहीं पर नहीं बैठे। क्योंकि शादी, मरना, जन्म लेना, गृह प्रवेश कराना, नौकरी जाना या अन्य चीजें, ये हमारे ह्यूमन इमोशंस का एक मनोवैज्ञानिक परिलक्षण है जो मांगता है कि हमको क्या चाहिए। तो वो विकल्प कहां से है? विकल्प नहीं दे नहीं सकते। 25 साल, 35 साल, 40 साल हम तो नहीं दिए, अच्छा है हम बच गए, लेकिन हमारे जिन साथियों ने दिया है 35 साल, वो दे विकल्प। वो क्यों नहीं दे सकते विकल्प? हमने इस देश के बहुजन, मूल निवासी, अछूतों, SC, ST, आपको जो शब्द देना है संगठन बनाने के लिए आप दीजिए, लेकिन
मेरा एक छात्र के नाते और जब आज समाज में जाता हूं तो मेरे जेहन में यह बात उठता है कि अगर मैं आंदोलन, समाज के लिए आंदोलन करता हूं और समाज के लिए मैं जीता हूं तो मेरा बच्चा कल कहां पढ़ेगा? मेरे बच्चे के लिए क्या कोई ऐसा मॉडल स्कूल है? और अगर नहीं है तो मैं क्या आपसे पूछता हूं, मैं अपना घर जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करने जाऊंगा? मैं अंबेडकर नहीं हो सकता। इट्स वेरी ट्रूथ, आई कैन नॉट बी अंबेडकर. And when you are standing in the public domain, you can give a long speech that you are going to be Ambedkar, but the truth is that you cannot be Ambedkar. You cannot sacrifice your family, you cannot sacrifice your kids for the sake of the others. So we need the alternative. Where is the alternative? हमारे पास विकल्प क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी बैठे हैं यहां पर, इस टेबल के इस पार भी और टेबल के उस पार भी, दोनों पार, ये दोनों पार से चले कि हमारे पास विकल्प क्या है. हम इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम आपके बिना भी जिंदा नहीं रह सकते. ये हमको रोशनी देंगे, ये हमको लाइन ऑफ डिस्कोर्स देंगे, पॉइंट ऑफ डिपार्चर देंगे कि संजीव जी या आईना के साथियों आप किस डिस्कोर्स पे काम करिए. आज मैंने बहुत कुछ नोट किया है आप लोगों के सुझावों से, और आपका भी साथ चाहिए. तो उन सिद्धांतों पर, वो जो दो तरफ से है, उन चीजों पे काम हमें करना पड़ेगा. बहुत कुछ बचा हुआ है साथियों. आईना एक सांस्कृतिक रूपों में, सामाजिक सांस्कृतिक रूपों में खड़ा है. कुछ संगठन थे जो करना था किए. हम आपसे सीखना चाहते हैं हम इसको कैसे लेकर चले. इसमें वो चीजें नहीं हो जो तमाम संगठनों में हुआ, टूटा फूटा, क्यों टूटा, कारण क्या था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या था, ट्रस्ट क्यों बनाया, संगठन क्यों किया, पॉलिटिक्स क्यों किया. हम नहीं जानना चाहते, हम आपसे सीखना चाहते हैं. हम अपने बुद्धिजीवी साथियों से सीखना चाहते हैं कि आप तो साहित्य और इतिहास और लिटरेचर पढ़ते हो, पूरा विश्व का नॉलेज आपके पास में है और आपके पास में अनेक संगठन में रहने का अनुभव है. इस अनुभव को दीजिए, उस जिस अनुभव के आधार पर आईना को इस रूप में विकसित किया जा सके कि उसमें वो गलती ना हो सके जिस गलती के कारण कई संगठन टूटे या कई संगठन नष्ट हो गए. साथियों, लास्ट में मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं हूं आईना की ओर से इस चीजों पे बात को रखने के लिए, लेकिन मैं आपके संज्ञान में निश्चित रूपों में रिसर्च विंग के सेक्रेटरी होने के नाते हम आपके सामने कुछ विचार को छोड़ के जा रहे हैं. उस विचार पे हमारा और आपका संबंध बनता रहेगा, विचारों का आदान प्रदान हो. हमारे कबीर साहब जो थे वो निर्गुणी राम थे. हमारे कबीर साहब निर्गुणी राम थे और हमारा कबीर आज का कौन है? हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास. हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास कबीर के निर्गुण के साथ तो खड़ा है, लेकिन हमारा कबीर भी हारा, हमारा इंटेलेक्चुअल भी हारा, क्योंकि जिस राम का कंसेप्चुलाइजेशन, अवधारणा कबीर साहब ने दिया और हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास ने दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट है. वो एब्स्ट्रैक्ट है. आम बोलचाल को भाषा में एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता है, वो आम बोलचाल को समझ में नहीं आता. इसलिए मैं कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल क्लास मेरे लिए फ्रॉड है. पीछे राजस्थान की कोई महिला बैठी हुई है, वो दुपट्टा वो पूरा सरकाए हुई, और यहां मंच पे खड़ा होकर अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं. वो काहे का इंटेलेक्चुअल? उसको यदि समझ में आ रहा है कि हमारे दीर्घा में जो राजस्थान की महिलाएं बैठी है उसको शुद्ध हिंदी नहीं आती, एंड यू आर गिविंग द लेक्चर इन इंग्लिश. यही होता है ना इंटेलेक्चुअल. अभी मैं गलत तो नहीं बोल रहा साहब. आप चले जाइए, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बगल में है, आप जाके देखिए. यूनाइटेड नेशन से लेके इंडिया, भारत सरकार की करोड़ों रुपया रोज खर्च होती है सेमिनार सिंपोजियम पे के नाम पे. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं, बट हमारा फर्क ये है कि इधर का जो इंटेलेक्चुअल लॉबी हो, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे कबीर के राम इसलिए हार गए क्योंकि हमारे कबीर इंटेलेक्चुअल थे, वो एब्स्ट्रैक्ट थे. उन्होंने कंसेप्ट जो दिया निर्गुणी राम का, इतना साइंटिफिक, इतना मजबूत था, लेकिन उसको हम प्रतिस्थापित नहीं कर पाए समाज में, और इसलिए सगुन का राम हमसे
जीत गया। निर्गुण राम के बदले में विकल्प दे पाया वो, हम विकल्प नहीं दे पाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को हमको बताए कि हम उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। हमको ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअल क्लास का जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन या संस्था होता है, वो उस एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा को मैटेरियलिस्टिक अवधारणा के साथ समाज में पेश कर सकता है। तो इंटेलेक्चुअल क्लास और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को तो साथ आना पड़ेगा। लेकिन ये आएगा कैसे? इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएंगे? हमारा जो समाज है ना साहब, हम आपको बड़ी खुल के बता रहे हैं साहब। हमारे साथी बैठे हैं, इधर गरियाएंगे बाद में, यार ये था कौन आदमी। इधर हमारे अजीत भाई बोलेंगे, यार इसको तो 20 साल पहले छोड़े थे तो ऐसा आदमी था, आज ही कैसा बन गया। अभी आप इधर है ना, आप बाहर निकलोगे, कोई प्रोफेसर, वो एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, आप उससे मिलने जाओगे ना, हाँ काहे के लिए आए हैं तो पूछिए। मैडम जी अगर आएंगी तो मैडम जी पूछेंगे, सर तो पूछ रहे क्या काम क्या है। अरे यार हम हजारों वर्ष से डिप्राइव्ड क्लास हैं, हमको इज्जत से किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने बैठाया नहीं, किसी ने बोलने नहीं दिया, किसी ने पानी नहीं पिलाया, किसी ने चाय नहीं पिलाया। आज आप प्रोफेसर हो, डीएम हो, एसपी हो, जज हो, कलेक्टर हो, यार पहले बैठा तो लो यार, एक ग्लास पानी तो दे दो। नहीं है। ये हमारे संघ, हमारे समाज के जो लोग हैं, इसकी एरोगेंसी को भी झेलना पड़ता है। तो बड़े खतरे हैं साहब। बहुत अच्छा लगा, हमारे साथियों ने कई पक्षों से रखा। इसको और रिफाइन करने की जरूरत है। हमारा सांप से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो शास्त्र वाले हैं, उन्होंने सांप के नाम पर ही हमारे नाक को खत्म कर दिया। सांप के नाम पे नहीं, नाक खत्म कर दिया। और मैं अभी मोबाइल देख रहा था तो नाग पंचमी की शुभकामनाएं हमारे ही लोग हमको दे रहे हैं कि नाग पंचमी की शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि आप नाग संघ में हैं, इसलिए मुझे दे रहे हैं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। नाग संघ का आदमी मुझे नाग पंचमी के दिन पे नाग वाला चरित्र देके मुझे बोला आपको नाग पंचमी की भैया। मुझे ऐसे ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन में ऐसे नागवंशी नहीं चाहिए, डसने वाले भी, और जिनको हकीकत पता नहीं। क्योंकि सर ने सचेत किया है साथियों ने कि हमको काफी एडिटिंग की आवश्यकता है। इतिहास है हमारा, उन्होंने ही लिखा है ना, शास्त्र वालों ने ही लिखा है, ये भी हकीकत है। लिखा तो है, हाँ उसमें उन्होंने अपने पंख लगा दिए, अपने सर्प लगा दिए। हमको उसकी छटाई करके पब्लिक के बीच में लाना है। साथियों थोड़ा समय लगेगा, इतिहास का पन्ना खुलेगा, और इन चीजों के साथ में, दोहरी जिम्मेदारियों के साथ में हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आपको वो जिम्मेदारी देते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि इस आंदोलन में आपका साथ सहयोग जब लगेगा, जैसा लगेगा, जिस स्तर पर रहेगा, मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।